राइट। आज की क्लास हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आइए समझने की कोशिश करें कि 5 ईयर प्लानिंग जब हम लोगों की स्टार्ट हो गई थी 1951 में, जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान डेडिकेटेड था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर है, और इस प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट थी। लगभग 200 साल ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, हम पर यूं कहें राज किया। तो हमारा टोटल एक्सप्लॉयटेशन देखा गया थ्रू जमींदारी सिस्टम। हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डिग्रेड किया गया, और यहाँ पर हमारे फार्मर्स इतनी बुरी तरह डिस्करेज हो चुके थे कि आजादी के बाद भी उनको ये हौसला नहीं था कि हम अपने जमीनों पर प्रोडक्शन करके आजाद भारत में हम कुछ नया करिश्मा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत थी एक प्लान मैनर में गवर्नमेंट के सपोर्ट की, जिसको हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के जरिए महसूस किया। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यूं कहें पहला 5 ईयर प्लान डेडिकेटेड था टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों जरूरी है हमारे देश में, सही किसी दूसरी कंट्री में भी एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों जरूरी है, इस बात को पहले समझाना चाहूंगा। और इसके थ्रू आप ये समझेंगे कि वाई प्राइमरी सेक्टर इज नीडेड, और ये प्राइमरी सेक्टर एक फाउंडेशन तैयार करता है किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। 1950 से लेकर 1990 तक, 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर रहा था, डेवलपमेंट महसूस कर रहा था, इस बारे में आपको कुछ समझाना है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस के लिए लिखा हुआ है, वो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आप यकीन मानिए एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही हमारे देश में एक डोमिनेंट रोल पर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे देश की डेवलपमेंट में एक डोमिनेंस रहा है। प्राइमरी सेक्टर ही वो सेक्टर है जिसकी बदौलत इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर सरवाइव कर पाते हैं। और हमारे देश की ज्यादातर जनता भी आपने देखा होगा एक लेवल तक एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी एक कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में। तो वेरी फर्स्ट रीजन व्हाई वी नीड एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका जवाब मैं आपके सामने देता हूं, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी के अंदर हमें दिखाई देता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हाई इट इज नीडेड। आप यहां पर आए और इस बात को चेक करें। 1950-51 में आप इस एक सेकेंड दीजिए, हाँ, 1950-51 में आपने देखा 51% जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर, वो किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। आज ये 14.4% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो चुका है। 2018-19 के डेटा की बात करूं तो 14.4%। लेकिन ये बताइए 14.4% क्या अहमियत नहीं रखता? क्या ये 14.4% एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपके देश में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मिल रहा है, क्या ये मायने नहीं रखता? अगर इसी 15% कंट्रीब्यूशन को आप हटा दें तो आपको महसूस होगा हमारे देश में जो डेवलपमेंट चाहिए, जो बेस हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी मच नीडेड बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये जीडीपी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है। ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स मतलब जो बेसिक मटेरियल हैं, जो किसी के सबसिस्टेंस के लिए जो जरूरी खाने पीने का सामान है, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही हमें देता है। देश की 130 करोड़ से भी ज्यादा जनता को हमारे देश में जो गुड्स प्रोवाइड करने वाला, जो फीड करने वाला सेक्टर है, वो प्राइमरी सेक्टर है। फीड करने वाला, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, फीड करने वाला जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है। तीसरी बात अगर हम समझे यहां पर, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनीकरण कम है, यानी कैपिटलाइजेशन कम है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, सबसे कम जो जिसे कहते हैं रोबोटिक्स का जो इस्तेमाल सबसे कम होता है, जो मशीनरी का इस्तेमाल, मशीनों पर टोटल डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम है। यानी लेबर का इस्तेमाल, मैन पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। और यकीनन ये एक कारण है आपके देश में एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का एक सोर्स है।
हमने पिछले एक चैप्टर्स में, जिसका एक नाम था रूरल डेवलपमेंट, एक चैप्टर मैंने अभी पहले कराया, उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएंगे तो एक तरफ तो हम हेल्दी फूड और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, साथ में देश के अंदर रोजगार भी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये जो ऑर्गेनिक सेक्टर है, जो फार्मिंग सेक्टर है, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पर डिपेंड करता है। इसके लिए देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, ये एक अच्छी बात है, एंड दैट इज व्हाई इस सेक्टर की ये अहमियत है, यानी इंपॉर्टेंस है। अगली बात अगर हम करें तो यहां पर है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को, एक रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, ये सारी फैब्रिक्स जो हैं वो कौन देता है? यकीनन एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। एक चिप्स बनाने वाली कंपनी को पोटैटो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करता है? यकीनन प्राइमरी सेक्टर करता है। सर्विस सेक्टर है, भाई मेरे पास में मेरा वेयर हाउस है, मेरा है वेयर हाउस, मैं क्या करता हूं, लोगों को वेयर हाउस रेंट पर देता हूं और वो उनसे रेंट कलेक्ट करता हूं। मैं एक सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूं। मेरा कोल्ड स्टोर है, अगर आपके पास में प्रोडक्ट है, आप कोल्ड स्टोर में रखवाइए, स्टोर करिए, उसका किराया मैं आपसे लूंगा। ये मैं सर्विसेज देता हूँ, वेयर हाउसेज सर्विसेज देता हूँ, गोडाउन सर्विसेज देता हूँ, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज देता हूँ। सर ये सर्विसेज मैं तब दे पाऊंगा जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट मेरे पास लेकर आएंगे। यानी मेरी सर्विसेज भी आपके ग्रोथ पर डिपेंड करती है। आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मजबूत होगा। यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो प्राइमरी सेक्टर है। ये खासियत पढ़ा रहा हूं मैं इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूं कि व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिक्वायर्ड। साथ में अगर हम बात करें सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, एक कंपनी, ठीक है, आयशर करके एक कंपनी है, आयशर है, सोनालिका है, बहुत सारे, टाटा है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ट्रैक्टर बनाती हैं, ठीक है, अशोक लेलैंड जैसी कंपनी है, हार्वेस्टर्स बनाती है, थ्रेशर्स बनाते हैं ये लोग, ठीक है। इन कंपनियों के द्वारा बनाए गए ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदता कौन है, यूज कौन करता है? ये ट्रैक्टर की डिमांड करता कौन है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। और अगर इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेशर्स वगैरह बना रही हैं, यकीनन इनकी डिमांड भी कम होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स की डिमांड भी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत कीमती है। अगली बात करें अगर हम यहां, तो कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, 1966 के बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर इस तरह पनपा, पनपा मतलब कि इस तरह डेवलप हुआ, इस तरह ग्रो करता है वो, कि अपने देश के कंजम्पशन के बावजूद प्रोडक्ट्स बचते हैं और उनको हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके मार्केटेबल सरप्लस कमाते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस कमाते हैं। ये खासियत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बदौलत आपकी इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज हुई है, राइट। अगली बात करता हूं मैं यहां पर, सो वो है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। सर इंटरनेशनल मार्केट में तो ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाई दिया है। ये कंट्रीब्यूशन आपको यहां से समझ आएगा कि जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं आपके देश में, जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो है लगभग हर घर में कंज्यूम किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर को बिलोंग करता हो, चाहे वो पुअर सेक्टर हो, चाहे वो मिडिल इनकम ग्रुप हो, चाहे वो रिच सेक्शन हो या अपर मिडिल इनकम ग्रुप हो। हर तबके का इंसान आपके फार्म प्रोडक्ट्स को परचेज करता है रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज में, ठीक है। तो अगर आपका कंपोजिशन इंटरनेशनल ट्रेड में मजबूत हुआ है तो कहीं ना कहीं आप डोमेस्टिक ट्रेड में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज अगर डोमेस्टिक ट्रेड में बिना कंट्रीब्यूट किए आप सोचें कि सीधा इंटरनेशनल ट्रेड में हम कंट्रीब्यूट करेंगे, शायद एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज नीडेड, मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ जितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं ये जनरल कॉमन पॉइंट्स हैं जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात मैं 8वें पॉइंट से करूंगा, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जैसे कि आपका एक जगह से सामान दूसरी जगह तक ले जाने की बात करना, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए आपका जिसे कहते हैं रेलवेज की सुविधा है, या जो वेरियस ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनके थ्रू मार्केट को एक्सपैंड किया जाता है,
भाई एक जगह पर वो प्रोडक्ट सही दाम पर नहीं मिल रहा है तो उसके दाम को कैसे बढ़ाया जाए, उस प्रोडक्ट को ऐसी जगह अवेलेबल कराओ जहां पर वो नहीं मिलता हो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो महंगा बिक पाएगा, महंगा बिकेगा तो उस गुड को प्रोड्यूस करने वाले का बेनिफिट होगा। ये पॉसिबल तब होगा जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला कौन है, यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। सो पॉइंट यहाँ पे मैंने समझाया, जैसे बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया। रोडवेज और रेलवे ये दोनों बल्क कैरियर हैं फार्म प्रोडक्ट्स के इंडिया के अंदर, जिनके थ्रू आप ये देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बम्पर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ भी डेफिनेटली पॉसिबल है। ये पॉइंट्स जो मैं समझाता जा रहा हूं, अगर आपको किसी पॉइंट में समस्या लगे, किसी पॉइंट में कोई तकलीफ हो, डाउट हो, तो प्लीज वहीं रोकिएगा मुझे। अगले पॉइंट की तरफ चलना चाहूंगा, वो है वेल्थ ऑफ द नेशन। हमारे देश की हेरिटेज, हमारे देश की हेरिटेज जिसको हम धरोहर कहते हैं हिंदी में, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे देश का नाम एग्रेरियन नेचर है, एग्रेरियन कंट्री, एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है हमारे देश को। शुरू से ही 200 साल पहले से भी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में इन्वेड कर रहे थे, तब से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की इस कैरेक्टर को पहचाना और वो ट्रेड करना चाहते थे हमारे देश से, स्पाइसेस का, मसालों का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे हर कोई वाकिफ है कि वो सिर्फ मसालों का व्यापार नहीं, वो पूरे देश का व्यापार करने लगे थे। हर कोई वाकिफ है इस बात से। 200 साल बाद जब हम उनसे आजाद होते हैं तो अपनी उस खासियत को, अपने उस हुनर को पहचानने की जरूरत थी। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान डेडिकेटेड था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। हमारे देश का अगर वेल्थ हम कह रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्यों? बिकॉज इससे ऊपर के मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं ये एक एविडेंस है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, इनपुट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर, लोगों को फीड करने वाला सेक्टर अगर कोई है तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। सॉरी, ये मैंने इंपॉर्टेंस बताई, ये मैंने रीजंस बताए एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, व्हाई इट इज नीडेड। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फीचर्स के अंदर हम कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, यानी अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आइए इंडियन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला, लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है गुड्स प्रोड्यूस करने की क्षमता या सर्विसेज रेंडर करने की कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी समझ रहे हैं तो इसको ऐसे समझना होगा, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। हेक्टेयर एक यूनिट होती है लैंड मेजरमेंट के लिए। सो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसे आप कहते हैं प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी लो है। क्यों लो है? बिकॉज हम एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं करते, हम ओल्ड एंड प्रिमिटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है। मैं टाइम जो क्रोनोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको वो है 1950 से लेकर 1990 तक, तो उसी टाइम फ्रेम में रहिएगा। क्लियर? तो पहली चीज मैंने आपको बताई, पहला फीचर बताया लो प्रोडक्टिविटी। उस दौरान 39 सालों में एग्रीकल्चरल ग्रोथ कम थी बिकॉज ऑफ इट्स लो प्रोडक्टिविटी। ये पहला फीचर है हमारे देश का। आइए सेकंड पॉइंट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसकी खासियत है कि काम करने वाले लोग, उनको पता भी नहीं होता कि वो बेरोजगार हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों का इंडल्जमेंट तो होता है, लेकिन वो इंडल्जमेंट आपके प्रोडक्शन के लिए कोई फायदा नहीं लाता। मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, ऑल्दो यू आर एम्प्लॉयड इन फार्मिंग, यू आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट कहीं ना कहीं आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अगर हम पूछें तो वो जीरो है। आप टोटल प्रोडक्शन में कोई भी इंपैक्ट नहीं ला रहे हैं, स्टिल यू आर एम्प्लॉयड। ऐसी एम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी होती है जिसे आप कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली जो सरप्लस लेबर है उनका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। ये इस एग्रीकल्चर सेक्टर की खासियत है। अगली बात करते हैं अगर हम, तो वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग। उन 40 सालों की बात करें, उन 40 इयर्स की बात करें या उन 4 डेकेड्स की बात करें, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो मेन थीम था, जो मेन फोकस था, वो सबसिस्टेंस था। सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फार्मिंग में विश्वास रखने वाला सेक्टर है ये।
कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपनों के पेट के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमने सोचा नहीं है। इस तरह का आउटलुक बदलना बहुत जरूरी था, जो टाइम के साथ हमने हमारे देश में चेंज किया। और इस आउटलुक को जब बदला गया तो हमारे देश में देखा गया कि कॉमर्शियल फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई और कॉमर्शियल फार्मिंग धीरे धीरे लोगों ने अपनाई। लेकिन मैं उस टाइम पीरियड की बात करूंगा जहां पर लोगों का मेन फोकस था सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। आज भी बहुत से देशों, बहुत से गांवों में, बहुत से एरियाज में अगर फार्मिंग होती है तो अपने और अपने परिवार के गुजारे के लिए, दैट इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आइए यहाँ पर लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के पार्ट पर। मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे हमारे देश में, टेक्नोलॉजी लैक कर रही थी, जिसकी बदौलत हमने प्रोडक्टिविटी को भी नहीं बढ़ाया। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगी जब आप एफिशिएंट और जिसे कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजिकल पार्ट पे आप बैकवर्ड थे, जिसके कारण आपके देश की प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट थी। ये आपका फीचर है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ ये डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। आपका प्रोडक्शन, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन एक ऐसे अनसर्टेन फैक्टर पर डिपेंडेंट था जो कि रेनफॉल कहलाता है। अगर रेनफॉल अच्छी है तो प्रोडक्शन अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके देश में एक परमानेंट सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटीज लैक कर रही थी, सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटीज लैक कर रही थी, जिसकी बदौलत आपने अपने देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट पाया। ये कैरेक्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का, अगर आप देख रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट वन, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। मॉडर्न इनपुट्स की कमी थी, यहां पर मैंने बता दिया, वही पॉइंट एक्सटेंशन किया गया है उसी चीज का। यहां पर प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। बल्क ऑफ द फार्मर हमारे मार्जिनल फार्मर थे। बल्क ऑफ द फार्मर्स जो थे वो मार्जिनल और पुअर फार्मर्स थे, जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, और जमीनें थी भी तो वो स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड था, जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा साउंड नहीं थी, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव नहीं हो पा रही थी, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव ना होना उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे बड़ा सवाल था। राइट? पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से लिंक्ड है। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है इंग्लिश में, खाली आपको बस समझना है कि ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। क्रोनोलॉजी के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस। लास्ट वन है स्मॉल होल्डिंग। जैसे मैंने कहा, आपके पास जमीनें या तो थी ही नहीं, और अगर थी तो वो ड्राई लैंड, वो वेस्ट लैंड था, जहां पर प्रोडक्शन ना के बराबर होता है। वो छोटा सा टुकड़ा जमीन का, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर, एक फिर उसके बाद में मान लीजिए सड़क बन गई है, फिर एक पैच यहाँ पर आपको मिला है, फिर एक पैच थोड़ी दूर जाकर मिला है। 3 अलग अलग टुकड़ों में आपकी जमीन है। अगर यही जमीन एक साथ होती तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होता, और आपके इनपुट्स भी कंपैरेटिवली कम यूज होते, कम खर्चा होता और ज्यादा प्रोडक्शन होता। अगर ये टुकड़ों में जमीनें नहीं होती तो ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर की एक खासियत थी। इसी को ठीक करने के लिए यहाँ क्या किया गया था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कि अगर आपके पास अलग अलग एरियाज में टुकड़ों में जमीनें हैं तो वो हम आपसे लेकर हम आपको एक जगह पर एक बड़ा लैंड एरिया प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप प्रोडक्शन कर सकोगे। that technique is called as consolidation of land holding। ये गवर्नमेंट ने किया था। आइए अब आगे चलें और बात करेंगे प्रॉब्लम, समस्याएं क्या हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहां तक जो मैंने पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ नहीं आया है तो कोई भी पॉइंट जो समझ नहीं आया है पहले आप वो पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, मैं आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूं। ये फीचर्स के लिए मैंने 7 पॉइंट्स का डिस्कशन किया है। अगर किसी को समस्या लगती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। Sir, can you explain consolidation of land holdings again? Right. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग समझिएगा होता क्या है कि अलग अलग एरियाज में, मान लीजिए आपके पास में एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड एक एक्स लोकेशन पर है, वाई लोकेशन पर एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड वहां पर है, फिर उसी थोड़ी सी दूरी पर एक जेड लोकेशन पर आपका थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है। अब आप क्या कहते हैं कि 3 अलग अलग जगहों पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो खर्चा हमारा बढ़ता है, और कंपैरेटिवली वो आउटपुट नहीं मिल पाता।
हमें क्या मिलता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलता है। वो आपकी माइक्रो वाली भाषा बोल रहा हूँ। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, खर्चा ज्यादा लगना और आउटपुट कम मिलना, दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये ना हो, इसके लिए ये डिस्करेजमेंट होना शुरू हो जाता है फार्मर्स के अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी यूज करी थी, दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसके अंदर आपसे वो अलग अलग एरियाज पे जो लैंड अवेलेबल है वो आपसे ले करके हम आपको एक जगह पर, एक डेफिनेट प्लेस पर हम क्या देंगे? एक बिग फार्म एरिया, जहां पर आप प्रोडक्शन कर सकोगे, आपका इनपुट भी कम लगेगा और कंपैरेटिवली आउटपुट ज्यादा मिलेगा। जो प्रॉब्लम थी स्कैटर्ड पीसेस में लैंड होल्डिंग है, उसको हम कंसोलिडेट कर देते हैं, एक जगह पर आपको जमीन दे देते हैं। ये टेक्निक है कंसोलिडेशन। ठीक है? Okay, sir. Thank you. ओके, और कोई प्रॉब्लम और कोई पॉइंट, बट अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। यहां से किसी को कुछ पूछना है फीचर्स, सॉरी, इंपॉर्टेंस के तौर पर, इंपॉर्टेंस वाले सेक्शन से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। फीचर्स पढ़ लिया, फीचर्स के बाद अब हम समस्या यानी प्रॉब्लम्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है जरा देखिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। क्यों? क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डिपेंडेंस था वो रेनफॉल के ऊपर था, यानी अनसर्टेन फैक्टर के ऊपर आपके देश का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन चाहिए, हमें सिंचाई के साधन चाहिए। हमें जब पानी की जरूरत हो तो आसमान की तरफ ही ना देखना पड़े, आपके पास ट्यूबवेल जैसी चीजें हो, कैनाल जैसी चीजें हो, जिनका जहां पर पानी को रोककर सही समय पर पानी की सप्लाई आपके फार्म एरिया में करी जाए। ये पॉइंट है मेरा। दैट इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि हम अनसर्टेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, दैट इज रेनफॉल। सेकंड पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, पैसे की किल्लत। ठीक है, हम अपने लैंड एरिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसे मॉडिफाई करके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। सर कोई बात नहीं सर, तो बैंक से लोन मांग लो, बैंक वाला लोन नहीं देता तो कोई बात नहीं, आप आपके एरिया में जमींदार होगा, जमींदार से लोन मांग लो, जमींदार से, या जिसको आप लैंडलॉर्ड कहते हैं या जिसको आप मनी लेंडर कहते हैं, आप उनसे लोन मांग लीजिए, क्योंकि उस जमाने में जमींदार भी हुआ करते थे। आगे जाके गवर्नमेंट ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। ठीक है, लैंडलॉर्ड से पैसा मांग लीजिए। ये लोग पैसा तो देते हैं, लेकिन एक ये मान के चलो कि आपकी आने वाली जनरेशन भी इस लोन को चुकाती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। आप इतना ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना पैसा दे चुके हैं, कितना ब्याज दे चुके हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे चुके हैं। पता चला लोन तो कब का रीपे हो गया, लेकिन आपकी 2 जनरेशन उसी लोन को चुकाने में लगी हुई है। ये सच्चाई है भारत की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, ये मैंने प्रॉब्लम बताया, जनरल प्रॉब्लम था। लैंड मॉडिफाई करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता था। पुअर और मार्जिनल फार्मर फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से लैंड को मॉडिफाई नहीं कर पाता था, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल आउटलुक। यहां पर बात कर रहा हूं मैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। आपका जो आउटलुक है, यानी आपका जो नजरिया है ना, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित है। आपने कभी उस बड़े लेवल पे सोचा ही नहीं है। आपके देश में फार्मिंग कभी बड़े लेवल पे सोची नहीं गई है। जब भी सोचा है किसानों ने, ठीक है हम अपना कर लें, अपने परिवार का हो जाए, जो थोड़ा बच जाएगा बाजार को बेच देंगे। भाई कभी बाजार को बेचने के उद्देश्य से अगर फार्मिंग करी होती तो शायद प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अलग अलग जवाब देती। ठीक है, लेकिन आपके देश में जो आउटलुक है वो बहुत कन्वेंशनल है, अपने तक सीमित है। आप ब्रॉड थिंकिंग लेकर नहीं काम करते हो, आप सिर्फ कन्वेंशनल आउटलुक पर वर्कआउट कर रहे हो। और यही नतीजा है कि आपके देश में उस वक्त जो ग्रोथ थी वो रुक सी गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी। यही एक कारण है। नेक्स्ट वन, आगे आइए। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, मैं उस बात पर वापस आता हूं। आपके पास में जो जमीनों के टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं, थोड़ा सा टुकड़ा यहां, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा वहां। तो ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग आपके लिए एक समस्या बन चुका था। अलग अलग सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए, अगर आपको रॉ मटेरियल लगाना है और आपका प्रोडक्शन सिर्फ एक ही जगह पर होता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि रॉ मटेरियल लाना है आई एम सॉरी, आपको कोई टेंशन नहीं है कि रॉ मटेरियल लाना है, उस जगह पर यूज करना है और हमारा काम हो जाएगा।
लेकिन पता चला रॉ मटेरियल इस जगह के लिए इतना, उस जगह के लिए उतना, उस जगह के लिए उतना, भाग के यहाँ काम कर रहे हो, फिर वहां काम कर रहे हो, फिर उस लोकेशन पे काम कर रहे हो, टाइम, एफर्ट, मनी डबल और आउटपुट कम। इसको कहते हैं, जैसे माइक्रो की भाषा में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इस भाषा में इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। आउटपुट कम और इनपुट ज्यादा। इसी को ठीक करने के लिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का तरीका अपनाया गया। लेकिन समस्या क्या थी? अभी तो हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या थी? स्मॉल एंड स्कैटर्ड पीसेस ऑफ लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट वन, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस का मतलब है अंग्रेजों के जाने के बावजूद हमारे देश में जमींदारी प्रथा कंटिन्यूड थी। जमींदारों का यह क्लेम था कि जाते जाते अंग्रेजों ने उनको जमीनों का मालिकाना अधिकार दे दिया है। यानी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर जमींदारों का गुलाम था। इसी जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने आगे जाके सोचा और खत्म किया। लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिलेशनशिप, जमीन आपकी, लेबर बन के आप काम कर रहे हो और जो मुनाफा होता है वो जमींदार आपसे ले जाता है, लैंडलॉर्ड आपसे ले जाता है। ये कहां का रिलेशन है? ये कहां का कानून है? और ये कहां का इंसाफ है? यहां पे जो प्रॉब्लम थी वो एक बार पढ़ के समझ लीजिए फिर से। एग्रेरियन रिलेशन रेफर्स टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। वो होते हैं जो प्रोडक्शन तो नहीं करते, लेकिन जब फायदा होता है तो वो आ जाते हैं कि यहाँ फायदा दे दो। इसे कहते हैं absentee landlords. They seldom do farming themselves, relying on rental income. They tend to exploit their tenants, जो actual tiller of the soil हैं। ये प्रॉब्लम देखी गई। जो जमीन पर काम करने वाला, दिन रात खून पसीना एक करने वाला किसान है, उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। गवर्नमेंट ने एक सपना देखा था, लैंड टू द टिलर। जिसकी जमीन होगी, जमीनों का अधिकार भी उसी का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो बड़े बड़े जमींदार थे और आपके जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो टेनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करके रेंटल इनकम कमाने की कोशिश करते थे, ये उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन है। और इसी लैंड रिलेशंस को यहां पर एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रिलेशन बोला गया है, राइट। अगली बात करेंगे, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। आज की डेट में आपको मालूम है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कौन सी मार्केट में बेचना है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो देयर इज अ प्रॉपर सेगमेंट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स। उनके लिए प्रॉपर मार्केट है आज की डेट में। और उस जमाने में कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी। कोई, जिसे कहते हैं ना आज की डेट में रेगुलेटेड मार्केट है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो सके, सब कुछ ये रूरल डेवलपमेंट में पढ़ाया गया पार्ट है। आज सब कुछ होता है, लेकिन उस जमाने में आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। आपका ख्याल आप अपने आप रख सकते थे, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था, ठीक है। आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आप देखिए क्या कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट मत बेचिए उसको, अगर आपको सही दाम नहीं दे रहा तो किसको बेचूं मैं? ये समस्या हमारे सामने। वो सही दाम नहीं दे रहा, आप उनको मत बेचिए, आप ये कहकर चले गए, लेकिन मैं किसको बेचूं? मेरे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास में गोडाउन नहीं है, मेरे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मेरे पास में आपका ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। इन सब चीजों को कौन ठीक करेगा? ये समस्याएं थी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम को चैलेंज कर रही थी, जिसके वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्टेगनेंट थी, राइट। तो बातों बातों में 6 पॉइंट्स मैंने बताए, और ये 6 पॉइंट्स क्या थे? क्या पढ़ा आपने? प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या समस्याएं थी, मैंने वो समझाने की आपको कोशिश करी। एक बार आप चेक कर लीजिए, ये 6 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बार आप चेक कर लीजिए। ये 6 पॉइंट्स हैं, एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो। So farmers directly consumers को sell नहीं कर सकते अपने products? जी, ये तो ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल है, बहुत बाद में डेवलप हुआ है, बहुत बाद में डेवलप हुआ है, आफ्टर 90s, ठीक है ना। जो फार्मर्स मार्केट करके कॉन्सेप्ट आया, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, हदसपुर मंडी आपका पुणे में, रायदू बाजार आंध्र प्रदेश में, उजावाहर संडीज आपका तमिलनाडु में। ये जो फार्मर्स मार्केट कॉन्सेप्ट है, ये आफ्टर 90s डेवलप हुआ है ना। आपको जो टाइम पीरियड पढ़ाया जा रहा है वो 1950 से 1990 तक पढ़ाया जा रहा है। वो दौर जब आपका देश आजाद हुआ था, प्लानिंग शुरू हुई थी और एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना आपकी प्रायोरिटी थी।
उन 40 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या दशा थी, क्या हालत थी, ये आपको चैप्टर समझा रहा है। ठीक है, आफ्टर पोस्ट 90s ये रूरल डेवलपमेंट में आपको समझाना है। ठीक है, यस सर। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, और कोई डाउट अगर नहीं है तो आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एग्रेरियन रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको याद नहीं होता ना इंडियन इकोनॉमी, डेटा कौन याद रखे, कंटेंट के इतना सारा कंटेंट है कैसे याद रहेगा, ये प्रॉब्लम है आपकी। ये सब जानते हैं सर हमारी ये प्रॉब्लम है, मुझसे थ्योरी नहीं होती है सर, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होता सर, ये मेरी प्रॉब्लम है। बट व्हाट्स द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम जान लेना अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम बनाकर रखना और सोल्यूशन ना निकालना, ये उससे भी गलत बात है। प्रॉब्लम होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकालना ये गलत बात है। तो गवर्नमेंट ने देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्याओं को सुना, समझा और उसके लिए सोल्यूशन निकाला, जिसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। वो है एग्रेरियन रिफॉर्म, जिसे आप कहते हैं रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म था टेक्निकल रिफॉर्म। सबसे पहला रिफॉर्म था जी टेक्निकल रिफॉर्म। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये इसका कोर पार्ट है, क्रक्स है ये इस पूरे चैप्टर का। आइए, टेक्निकल रिफॉर्म्स के लिए हमने क्या समझा? सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी साइंटिफिक फार्मिंग अप्रोचेस को हमने साइंटिफिक फार्मिंग अप्रोच को अपनाया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके बम्पर प्रोडक्शन करने की उम्मीद रखते थे। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक्स के जरिए हमने इसकी शुरुआत करी। ठीक है, दिस इज यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अगली बात करें अगर हम यहाँ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये डेटा अगर आप याद रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना याद रख सकें तो गलत मत लिखिएगा। बस मैं यही कह रहा हूं कि इंप्रेशन डालने के लिए ये गलत ही लिख दिया, ये मत करिएगा। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का आपने अगर इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल फर्टिलाइजर से केमिकल सीड्स कभी भी ग्रो नहीं करेगा। आपने अगर एक केमिकल डाला है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और केमिकल फर्टिलाइजर से जनरेटेड जो आउटपुट है, सुनिए मेरी बात, केमिकल फर्टिलाइजर से जो जनरेटेड आउटपुट है उसमें कीड़े लगने का खतरा होता है, पेस्ट और इंसेक्ट्स लगने का खतरा होता है। अगर ये पेस्ट और इंसेक्ट अटैक होगा आपके क्रॉप्स पर तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डैमेज हो जाएगा। इसके लिए आपको केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्म प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना, दूसरा पॉइंट केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, तीसरा पॉइंट इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, जो आपकी क्रॉप्स को डैमेज होने से रोकेंगे। ये है टेक्निकल रिफॉर्म्स। 3 पॉइंट्स मैंने टेक्निकल रिफॉर्म्स के लिए पढ़ाए अभी। चौथा पॉइंट चेक करिए, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर आपको समझना था क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन समझते हैं? एक साल मैंने अपने फार्म लैंड पर वीट का प्रोडक्शन किया, अगर मैं 5 साल लगातार सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, मेरे सॉइल फर्टिलिटी डैमेज हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहिए। एक साल वीट प्रोड्यूस किया, अगले साल राइस प्रोड्यूस किया, फिर तीसरे साल कोई और, फिर चौथे साल कोई और। क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन से सॉइल फर्टिलिटी वापस रिवाइव हो जाती है। ये एक साइंटिफिक तरीका है, राइट? साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाइए, जिसमें आपको बताया गया है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप जिसपे मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया है, सिलेक्शन ऑफ सीड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें यहां पर सोची गई हैं। नेक्स्ट आइए, लास्ट पॉइंट, मैकेनाइज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़ा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल कर सकें जहां तक पॉसिबल हो। ठीक है, कल्टीवेशन के नायाब तरीके सोचना, टेक्निकल तरीका सोचना कल्टीवेशन का। वो प्रिमिटिव मेथड्स अपनाओगे तो मेहनत ज्यादा रहेगी खाली और आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट कमाना चाहते हैं, आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ये टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमने जोर दिया। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमने इन बातों पर फोकस किया। पहला पॉइंट था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दूसरा पॉइंट था केमिकल फर्टिलाइजर्स, तीसरा पॉइंट था इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड, चौथा पॉइंट था हमारा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें क्रॉप रोटेशन, सिलेक्शन ऑफ सीड,
सॉइल इरोजन, ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना। अगला था हमारा मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, ये 5 तरीके टेक्निकल रिफॉर्म्स के लिए आपको समझने हैं। अगली बात जोड़ता हूं आपके साथ, वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिनको आप लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। देखिए, जमीनों पर काम करने वाला व्यक्ति टिलर ऑफ द सॉइल कहलाता है, और उस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति अगर कोई और हो तो आपको समझना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। क्या बोला है मैंने, फिर से बोलता हूं, जमीनों पर काम करने वाला व्यक्ति टिलर कहलाता है, टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल, जो जमीन पर कल्टीवेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और अगर जमीनों पर अधिकार कोई, उसी जमीन पर अधिकार कोई और दिखाए, जिसकी जमीन नहीं है वो अधिकार दिखाए, तो समझ जाइए ये इम्बैलेंस है, यहां पर गलती है। इसी गलती को ठीक करने के लिए हमने लैंड रिलेशंस को स्मूथ करने के लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, जिसे आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की कैटेगरी भी कहते हैं। आइए समझिए। सबसे पहले यहां पर एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। सरकार ने बोला कि भाई साहब, ये जो जमींदारी प्रथा है, अगर ये जमीन है और ये जमीन पर मेहनत करने वाला व्यक्ति है, तो इसके बीच में जमींदार नहीं बैठना चाहिए। जमींदार हटेगा, इंटरमीडिएट हटेगा, तो जो भी बेनिफिट है उस लैंड से, जो डिराइव्ड बेनिफिट है, वो सीधा का सीधा टिलर ऑफ द सॉइल को जाएगा। वो जो ड्रीम की बात कर रहा था, वो जो सपना देखा था गवर्नमेंट ने, लैंड टू द टिलर, ये साकार होगा। ये पहला रिफॉर्म था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, जमींदारी प्रथा को हटाना, जिसमें कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट हमने कहा। सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। जिनकी जमीन नहीं है, ये तो हमने पहला वाला पॉइंट उनके लिए कहा कि जिनकी जमीन है और उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके कोई और बैठा है, कमाओ, जो भी कमाओगे मैं ले लूंगा। ये क्यों ले लोगे आप? इंटरमीडिएट हो आप, क्यों हो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट? क्या आपने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया? क्या आपने इसमें कुछ मेहनत किया? अगर नहीं किया तो इसका रेट, इसका जो रेवेन्यू है वो क्यों लोगे आप? ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। आपका कहना था, उनका कहना था जी अंग्रेज आ रहे, अंग्रेज जाते जाते जो कह गए थे हमने नहीं सुना। ठीक है, वो कोई ऐसा लैंड रिलेशन ब्रिटिशर्स ने जाते जाते आपके लिए नहीं दिया था कि अब आपको जमीनों का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, आप फॉल्स क्लेम ना करें और इस तरीके से फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया। और 200 लाख फार्मर, अप्रोक्सीमेटली 200 लाख टेनेंट फार्मर्स को वहां पर जमींदारी प्रथा से छुड़वाया गया और डायरेक्ट उनको उनकी जमीनों पर अधिकार दिया गया। लेकिन जिनकी जमीनें ही नहीं थी, जिनके पास लैंड ही नहीं था, वो क्या करें? वो कहते हैं साहब हमारे पास तो जमीनें नहीं है, हम क्या करें, हम तो दूसरों की जमीनों पर काम करते हैं। हमने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? कहते हैं जी हम जमीनों पर काम करते हैं लेकिन हमें वो अधिकार नहीं मिलता। हम जो मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत का हमें रेवेन्यू, हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रेंट ले रहे हैं, अगर रेंट पर देकर किसी से काम कराते हैं, तो वो मिनिमम रेंट इतना देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने किसी से दिन रात काम करा के प्रोडक्शन कर लिया और प्रोडक्शन का जो बेनिफिट है वो अपनी जेब में रख लिया, उसको कुछ नहीं दिया, या दिया तो सिर्फ इतना कि वो अपना अपने अपने परिवार का गुजारा तक नहीं कर सकता है। ये नहीं होना चाहिए। रेंट को रेगुलेट किया गया, रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, जिसको आप रेगुलेशन ऑफ रेंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन पर काम कर रहा है, तो उसको कम से कम इतना रेंट तो मिलेगा काम करने का। ये चीज है। तीसरी बात, ये पॉइंट तीसरी बार मैं बोल रहा हूं, सी पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसको आप सब लोग एक बार पढ़िए जरा, इसको सब लोग पढ़िए एक बार, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, क्योंकि 2 बार बोल चुका हूं मैं। हाँ जी, पढ़ लिया? पढ़ लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट वन, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। समझिए इसको, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब यहां पर मुद्दा ये था कि कुछ लोगों के पास तो हद से ज्यादा जमीनें हैं और कुछ लोगों के पास तो जमीनें ही नहीं है। गवर्नमेंट ने वो जो ड्रीम देखा था जिसका नाम था लैंड टू द टिलर, मैं उसकी बात फिर से रखता हूं। हमारे पास तो जमीनें नहीं, हम तो दूसरों की जमीनों पर जाके काम करते हैं। हमने कहा किसकी जमीन पर जाके काम करते हैं? उन्होंने कहा जी इस पर्सन के। उस पर्सन के पास कितनी जमीन है? कहते हैं जी लगभग पूरा पूरा गांव है उसके पास। हमने कहा इतनी जमीन उसने खरीदी है क्या? हमें नहीं पता, पर उसके पास पूरा गांव है। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तरीका सही नहीं है कि एक इंसान के पास पूरे पूरे गांव की जमीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कानून
घोषित किया, कानून का ऐलान किया जिसका नाम था लैंड सीलिंग लॉ। इस लॉ के तहत अगर आपके पास 18 एकड़ फार्म लैंड है, 18 एकड़ वेट एरिया का मतलब होता है जहां पर फार्मिंग पॉसिबल है, ठीक है, और अगर आपके पास 54 एकर्स ऑफ ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड, ठीक है, जहां पर फार्मिंग नहीं हो सकती लेकिन हम नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए जैसे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So this will be the maximum land area जो आप होल्ड कर सकते हो। An individual can hold 18 acres of wet area, wetland and dry land of 54 acres। इससे ज्यादा अगर उसके पास पाया जाएगा so the same will be forfeited। उसको गवर्नमेंट जब्त करेगी और वो लैंड लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सोच कितनी अच्छी है, सोचना कितना अच्छा है, लेकिन अफसोस ये सोच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। जब ये लॉ अनाउंस किया जाता है तो इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, कोर्ट में बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा इसको चैलेंज किया गया कि ये गलत है, और जब तक कोर्ट केस चलेगा तब तक लैंड के ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं हो सकती, जिसको कहते हैं स्टे लग जाता है, स्टे ऑर्डर, रोक लग जाती है। जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते इस लैंड पर, ठीक है। लेकिन उस दौरान क्या अरेंजमेंट किया, कानून का मिसयूज करते हुए लोगों ने क्या किया, अपनी जो एक्सेस लैंड थी वो अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के नाम पर कर दी, अपने क्लोज वन के नाम कर दी, ठीक है। जब कोर्ट में केस हारते हैं ये जमींदार केस हारते हैं कोर्ट में, और जब गवर्नमेंट कहती है कि अब हम वापस लैंड एरिया सील करेंगे, उन्होंने कहा देख लो कर लो, हमारे पास तो है ही इतना, तो कोर्ट में चैलेंज क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा जी इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी, पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये चैलेंज किया था, हमारे पास तो सिर्फ इतना ही है। आप सोचिए इस चीज को, लैंड सीलिंग लॉ में कहा गया 18 एकड़ से ज्यादा अगर खेती की जमीन होगी वो आपसे लेकर लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। आपने कोर्ट में केस कर दिया, जब तक केस चल रहा है उस बीच में आपने अपनी ज्यादा जमीन, जो 18 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, अपने रिश्तेदार के नाम पे कर दी, ठीक है। यानी जब गवर्नमेंट सील करने आएगी तो आप 18 एकड़ वाला क्लेम करोगे, जो हमारे पास तो सिर्फ 18 एकड़ है, ज्यादा है ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? माना जाता है ये लॉ सिर्फ 2 राज्यों में सक्सेसफुल हो पाया, एक केरला और एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस रहता है, तो वहां पर सरकारी योजनाएं जो आती हैं उनको जैसे भी आप फोर्सफुली कहें या कॉन्फिडेंस में लेकर पब्लिक को कन्विंस करके कहें, लोगों से वो चीज अपनाई जाती है, मनवाई जाती है। दैट इज व्हाई केरला एंड वेस्ट बंगाल, इन 2 राज्यों में लैंड सीलिंग लॉ सक्सेसफुल था। तो बेटा ये था आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अगर कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पढ़ाने का अगर 20% भी फायदा हो रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर इनमें से पढ़ाए हुए टॉपिक में से अगर कोई डाउट लग रहा है आपको तो आप अभी पूछ सकते हैं, ये मैं आपके लिए कहता हूँ। देख लीजिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, अगर इनमें से कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी पूछिए। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ड्राई लैंड और वो था वेटलैंड था, मतलब 2 लैंड थे, एक पे जहाँ पर फार्मिंग हो सकती थी और एक पे जो और सोशल वर्क हो सकते हैं और कुछ काम हो सकते थे। जी तो जी। वो जो गवर्नमेंट ने करा उससे कुछ फायदा या फिर बेनिफिट हुआ, जो मतलब डिवीजन होने लग गया लैंड का, जैसे पहले एक के पास ही होता था, जी अब उससे मतलब कैसे डेवलपमेंट आई? उससे डेवलपमेंट देखिए इस तरीके से आती है कि जब आपके पास में आपकी जमीन है मान लीजिए और आप उसमें यस सर। मेहनत करते हैं, ठीक है, तो जब आपको ये मालूम है कि यार ये तो अपनी अपनी जमीन है और जितनी मेहनत करूंगा मैं उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो आप अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि जो भी रेवेन्यू आएगा मैं रखूंगा, है ना। और इस लालच में आप अपनी लैंड पर मेहनत बढ़ाते हैं, नतीजा आपके उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर सभी फार्मर्स इस तरीके का अप्रोच रखेंगे तो पूरे देश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए एक ड्रीम, एक सपना देखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको आप कहते हैं क्या, लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर, टिलर मतलब जो जमीन पर मेहनत कर रहा है दिन रात, अगर जमीन उसकी हो जाए तो वो और दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करेगा,
ये पॉइंट है। और अब समस्या क्या आ रही थी, उनके पास जमीन नहीं है। सर दूसरों की जमीन पर मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं, मैं दिन दिन रात रात मेहनत क्यों करूं, दूसरे की जमीन है यार, समझिए इस बात को। ठीक है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने इस लॉ को पेश किया जिसके तहत जो ज्यादा जमीन है लोगों के पास में, जो एक लिमिट 18 एकर्स की डाली गई थी, उससे ज्यादा अगर जमीन होगी तो वो आपसे एक्वायर कर ली जाएगी और लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का नतीजा ये होगा कि जब जमीनें उनके नाम पर होंगी, उनको ये जमीनें मिलेंगी, तो अपनी जमीन पर उनकी मेहनत और बढ़ेगी, जिसका नतीजा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है जी, आया समझ? यस सर, राइट। यस सर सर। जिनके पास एक्सेस लैंड थी और जिनसे लैंड ले लिया, मान लेते हैं अगर 18 एकड़ से ज्यादा किसी के पास लैंड था, अगर उनसे लैंड ले लिया तो उनको इन रिटर्न कुछ मिलेगा या फिर ऐसे ही ले ली लैंड? नहीं, वो एक्सेस में सीधी बात है, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, जिसे आप मुआवजा कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। कानून था, लैंड सील कर दिया गया है, उससे ज्यादा फॉरफिट किया जाएगा विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। अच्छा ओके सर, और फिर इस लैंड को लैंडलेस लेबरर्स को ऐसे ही, मतलब विदाउट एनी जी चार्ज हाँ, ऐसे ही दिया? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, ये कानून तो बहुत अच्छा था पेपर्स में कि जी बिना किसी मेहनत के जमीन मिल रही है और बिना कुछ मिले जमीन जा रही है ना। ये पेपर पे तो कानून बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। नतीजा मैंने आपको, रिजल्ट कैसे ये हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके सर, ठीक है बेटा, सो आगे बढ़े। अब जर्नल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। आइए समझिए मेरे साथ, जर्नल रिफॉर्म्स क्या होते हैं। टेक्निकल पढ़ लिया, टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ लिया, इंस्टीट्यूशनल पढ़ लिया, अब जर्नल रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। पढ़िए, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। और क्या करना चाहिए यार एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड करिए। ये चैलेंज बना हुआ था, प्रॉब्लम थी हमारे देश की, इसको सही करिए। मतलब यहाँ ये देखिए, इधर देख लीजिए एक बार, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने पढ़ाई थी, ये वाली प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, यहाँ पर लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, कन्वेंशनल आउटलुक, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ जनरल रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें पहला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जाए जहां तक पॉसिबल हो। दूसरा, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, बात क्या था, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। तो अगर थोड़ा सा रखकर ये वाला पार्ट दिमाग, ठीक है, थोड़ा सा लगाकर अगर हम पढ़े इस चैप्टर को, तो देखेंगे जो प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिफॉर्म लाए गए हैं सर। इन्हीं को जर्नल रिफॉर्म्स कहा गया है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस था, राइट। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी, आपकी मार्केट कोई थी नहीं, आपका कोई ख्याल नहीं रखता था, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स का सिस्टम शुरू किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बनानी शुरू करी, जो मैंने रूरल डेवलपमेंट में भी समझाया हुआ है आप सब लोगों को। इसके बाद में गवर्नमेंट, यहाँ देखिए, आपके प्रोडक्ट्स बाजार में अच्छी कीमत पर नहीं बिक रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको प्राइस सपोर्ट पॉलिसी दे रही है, जिसमें यहाँ पर ये वर्ड चेक कर लीजिएगा, इसको कहते हैं एमएसपी, कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आपने 11th क्लास में प्राइस फ्लोरिंग के तौर पर पढ़ा हुआ है। प्राइस फ्लोरिंग पढ़ा हुआ है आपने 11th क्लास में, कि अगर किसानों का फूड ग्रेन बाजार में अच्छी कीमत पर नहीं बिक रहा है, तो गवर्नमेंट उन किसानों से उनका प्रोडक्ट खरीद लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। यह है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। These are the journal reforms जो 1950 से 1990 के दौरान लिए गए थे। ठीक है, कोई डाउट, कोई और समस्या है तो बताइए। यहाँ पर जर्नल रिफॉर्म से कोई समस्या है किसी को? प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई हैं ऊपर, उसी से लिंक किया हुआ है। क्रेडिट फैसिलिटी देना, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपकी मार्केट रेगुलेटेड नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो उसे रेगुलेटेड बनाया गया, और आपके प्रोडक्ट्स को अगर अच्छी कीमत पर नहीं बिक रहे थे बाजार में, तो उनको अच्छी कीमत देने के लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लाई गई। ये चैलेंजेस थे। These are the journal reforms। तीन कैटेगरीज में आपने रिफॉर्म्स को पढ़ा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है टेक्निकल, दूसरी है इंस्टीट्यूशनल, और तीसरी है जर्नल। टेक्निकल में हमने टेक्नोलॉजी से बात करी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इनकी बात कर रहे थे हम। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर लैंड रिलेशंस को करेक्ट किया गया, और जनरल रिफॉर्म्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स, उनको टैकल किया गया। यहां तक अगर नहीं समझ आया है किसी को, तो प्लीज, मैं बैठा हूं, पूछिए। हाँ जी,
शुरू करें फिर अब, क्योंकि आपको समझ आ ही जाता है, आप लोग है ना होशियार, तो समझ आ ही जाता होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स का अचीवमेंट क्या था, इनको समझिएगा जरा। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग करी गई थी 1966 में, जिसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही मजबूत हुआ। इसके लिए कुछ बातें। At the time of independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. लगभग थ्री फोर्थ, लगभग 3/4, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। दूसरी बात, moreover the productivity in the agriculture sector was very low due to use of outdated technology and absence of required infrastructure. प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों लो था, ये कॉमन सी बात है। This stagnation in agriculture was permanently broken by green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा इस स्टैग्नेशन को तोड़ा गया। और अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे और इसके फेजेस में बता रहा हूं आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन को दो अलग अलग फेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में स्टार्ट किया गया था। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और 1966 से यानी मिड 60s से लेकर मिड 70s तक ये पहला फेज था, और दूसरा फेज था मिड 70s से मिड 80s तक। मतलब 20 सालों की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 20 इयर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट 2 फेजेस की बात कर रहा हूं मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो देखिए, इन द फर्स्ट फेज यानी मिड 60s टू मिड 70, 1966 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। चलिए, द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स was restricted to more affluent states, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी। ठीक है, वहां पे जहां पानी अच्छा खासा था वहां पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स primarily benefited the wheat growing regions only, जिसमें कि wheat growing region, इसी वजह से इस रेवोल्यूशन का नाम wheat revolution भी कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को आप wheat revolution भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि it benefited only one crop that is called as wheat। पहला फेज ये था। सेकंड फेज की बात करिए मेरे साथ। सेकंड फेज में, इन द सेकंड फेज यानी मिड 70s से मिड 80s की बात कर रहा हूं मैं, द हाई यील्डिंग वैरायटी of seeds, yani that technology spread to a larger number of states and benefited more variety of crops like rice, jowar, bajra, maize, etc. etc. जो सेकेंड फेज आया उसमें स्टेट्स को और ज्यादा बढ़ाया गया, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की कवरेज को बढ़ाया गया। साथ में वहां पर जो क्रॉप कवरेज था, सिर्फ व्हीट नहीं था, अब राइस, ज्वार, मेज, बाजरा, इन सबको भी इंक्लूड किया गया था। अच्छी बात है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ 2 फेजेस हैं, ये हमने पढ़ लिए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या थे, क्या फायदा, क्या असर दिखाई दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से, इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट था अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। वो दिन पहले के ऐसे नहीं थे अब कि अपने और अपने परिवार के लिए हमने बना लिया, साहब यही बहुत है, ठीक है, बाजार में तो बेचने के लिए बचता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप बम्पर प्रोडक्शन कर रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन की बदौलत आपका प्रोडक्शन बढ़ गया था, जिससे घर के खाने के लिए तो बचता ही है, बाजार में बेचकर पैसा भी अच्छा खासा कमा रहे थे। ये फायदे की बात है, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। सेकेंड पॉइंट, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। अपने खाने के लिए तो हो ही गया, ठीक है, बाजार में बेच दिया। सर बाजार में फार्मर्स ने इतना प्रोडक्शन कर लिया कि देश के कंजम्पशन के लिए गुड्स सफिशिएंट है, उसके बावजूद बच गया। हमने क्या किया, उसे अगले साल के लिए स्टोर कर दिया। इसको कहते हैं बफर स्टॉक। खुदा ना खासा अगर अगले साल ये प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो खाने के लिए सामान हमारे पास है गोडाउनों में। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बदौलत हो पाया था। तीसरी बात करूंगा, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। भाई जिनकी इनकम कम थी, जो इतना पैसा नहीं कमा पाते थे, ठीक है, और वो महंगे दामों पर फूड ग्रेन नहीं अफोर्ड कर पाते थे अच्छे तरीके से, खरीदते भी थे तो थोड़ा बहुत खरीद पाते थे, ज्यादा जितनी उनके परिवार की रिक्वायरमेंट थी उतना भी वो सिक्योर नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही लिमिटेड होता था, प्रोडक्शन ही लिमिटेड होता था, है ना। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन बम्पर। अब बम्पर क्रॉप हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो बाजार में प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। अब जब प्राइस कम हो जाएगा तो सर लो इनकम ग्रुप वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा? वो अब आसानी से कम प्राइस पर सामान अफोर्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे बता रहा हूं, ये असर बताए जा रहे हैं, क्या इंपैक्ट, क्या इफेक्ट्स दिखाई दिए थे। अगली बात करते हैं,
शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। आ गई ना वही वाली बात कि आपका जो कन्वेंशनल आउटलुक था वो ग्रीन रेवोल्यूशन ने उसको बदल डाला। आप सोचते थे कि अपने परिवार के लिए हो जाए, बस प्रभु से यही इच्छा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं था। अभी आपके इस सोच को ग्रीन रेवोल्यूशन ने बदल दिया कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। हम फार्मिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो बाजार में बेचकर अच्छा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं हम लोग। दिस इज जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी या जिसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग में तब्दील हो गई, यानी कन्वर्ट हो गई। ये फायदे, ये इंपैक्ट्स मैंने बताए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। कोई समस्या आपको? एज यूजुअल फिर से पूछता हूं, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई सस्पिशन, प्लीज पूछिए। सर जो पुअर फार्मर्स थे उनके लिए उतना एडवांटेजेस तो नहीं हुआ, अगर एक तरीके से देखें। ये डिमेरिट है कि जो पुअर फार्मर्स थे उनके लिए इतना एडवांटेजेस नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको अफोर्ड करना आसान बात नहीं थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक वाज अ कॉस्टली अफेयर। ठीक है, उसको अडेप्ट करना अपने आप में एक चैलेंज था। जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया उनकी इनकम तो बढ़ गई, जिन्होंने अडेप्ट नहीं कर पाए जो लोग, उनकी इनकम और घट गई। ये डिमेरिट होगा। और इस डिमेरिट से ऐसा समझो, जिन्होंने अडेप्ट कर लिया उनकी इनकम तो बढ़ गई, यानी रिच फार्मर और रिच हो गए, और जो नहीं कर पाए वो वहीं के वहीं रह गए, उनकी इनकम और ज्यादा स्टेक पर हो गई। दैट इज रिच और पुअर फार्मर का गैप बढ़ गया। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज कहते हैं इसको अमंग फार्मर्स। ठीक है, चलिए अब ज्यादा नहीं पकाऊंगा, लास्ट टॉपिक है, मतलब आखिरी सेक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, वो है क्रिटिकल असेसमेंट, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लास्ट पैराग्राफ है, प्लीज सुनिएगा इसी तरीके से जैसे भी सुनते आ रहे हैं। Indian economy inherited stagnant and backward agriculture sector from British rule. शुरू से ही हमें ब्रिटिश के दौरान ही हमें एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉइटेड मिला, और ब्रिटिशर्स के जाने के बावजूद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप को गुलाम महसूस करता था, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता था, उसको फ्रीडम नहीं मिल पाई थी। ठीक है, समझिए तो क्या हुआ। सो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट अंडरटुक मेजर्स टू इंप्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। समझिए, The land reforms, सुन लीजिए, बस 5 मिनट लूंगा, मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा। The land reform measures and green revolution were the greatest achievement of Indian government. Land reform और green revolution major achievement के तौर पर देखा गया। दूसरा पॉइंट, between 1950 and 1950 से 1990 तक there had been substantial increase in the agricultural productivity. Agricultural productivity भी बढ़ी। As a result of green revolution, India became self-sufficient in food grain. Green revolution की बदौलत हमें दूसरों से food grain के लिए हम उन पर dependent नहीं थे, अब हम self-sufficient हो चुके थे, right? And land reforms resulted in the abolition of जमींदारी system. Land reforms की बदौलत जमींदार को हमने नमस्ते बोला, और green revolution की बदौलत हमने दूसरी countries से हाथ जोड़े कि अब हम self-sufficient हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, at least in the areas of food grain. ये अचीवमेंट है जो मैं बढ़ा रहा हूं आपको। अब आइए यहां पर, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 and 90 कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। अच्छी बात है। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, तो डिक्लाइन हो रहा है। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होना मतलब एक साइन है कि दूसरे सेक्टर्स की भी ग्रोथ शुरू हो गई है। हमारे देश में पहले मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अभी इस कंट्रीब्यूशन का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होने लग गया। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बुरी बात क्या थी, यहां देखो बुरी बात, बट नॉट, ये देखो, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हो गया। आपको लगा अच्छी बात है, दूसरे सेक्टर बढ़ गए होंगे, दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी जो डिपेंडिंग पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर पे वो कम नहीं हो पा रही थी। एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कम हो गया था, लेकिन दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ अभी भी नहीं थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बरकरार थी। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सिर्फ लास्ट पॉइंट। Around 65% of the country's population, 65% data है, important है ये। Around 65% of the country's population continued to be employed in agriculture even till 1990 तक
हम लोगों ने देखा 65% तक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, एंगेज्ड है, राइट? एग्रीकल्चर आउटपुट कुड हैव बीन ग्रोन विद मच लेस पीपल वर्किंग इन इट। समझिए मेरी बात, एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है कम लोगों के द्वारा भी। By employing lesser number of people, agriculture output can be increased because of technical reforms. Okay, समझ गए? कम लोगों का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता था, but industrial and service sectors were unable to absorb the extra people, right? जो एक्स्ट्रा लोग थे, जो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड पीपल की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जॉब नहीं दे पाए। बदौलत हुआ क्या? वापस वो लोग आ गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की डिपेंडिंग पॉपुलेशन कम नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, उधर एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। So the involvement of such a large proportion of population in agriculture was regarded as important failure of the policies followed during 1950 to 90। इतनी सारी अचीवमेंट पड़ी, लास्ट लाइन में मैंने सारा पानी फेर दिया, ठीक है? कि इतने ज्यादा लोग अभी भी 1990 तक, देश के आजादी के लगभग 43 इयर्स बाद भी और प्लानिंग के 40 साल बाद भी, देश के अगर 65% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे जा रहे थे, तो ये एक साइन ऑफ फेलियर था 40 साल की पॉलिसीज का। आया समझ में? यहाँ चैप्टर थैंक यू है, मतलब खत्म हो गया। कुछ पूछना है यहाँ क्रिटिकल असेसमेंट से तो पूछ लीजिए। नहीं ना, नहीं पूछना है ना। तो 1950 से 1990 तक हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफी कम ही रहा होगा ना, क्योंकि हाँ। ना जी, जीडीपी ग्रोथ रेट भी कमी था क्योंकि बाकी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे थे और एग्रीकल्चर का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। यस सर, ठीक है जी, हाँ। सो इसी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लानी पड़ी 1990। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। एक वजह ये भी है, एक वजह ये भी है, और दूसरी वजह तो हाई इंडेटेडनेस है। Yes, मतलब देश कर्जों में डूबता जा रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको आगे बढ़ाया। सर ओवरऑल ये फेलियर जा थोड़ा ओवरऑल फेलियर है ये कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक मेजर अचीवमेंट था, लैंड रिफॉर्म्स हमारा हुआ, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। मतलब इस तराजू में ना आप देखें तो एक तरफ अच्छा भी हो रहा था तो एक तरफ बुराई भी, वही चीज लगभग बराबर बना हुआ था। बट अगर आप कहें कि 40 साल बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया होगा, तो ये नहीं है, ये फेलियर है। मतलब दोनों प्रोज एंड कॉन्स है इसके। एग्जैक्टली ठीक है। जैसे प्रोज एंड कॉन्स हर किसी में होते हैं, तो इन पॉलिसीज में भी प्रोज एंड कॉन्स थे। हमारा अच्छाई हमने देखी तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, हमने अच्छाई देखी, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, है ना, प्रोडक्शन बम्पर हो गया। बुराई क्या है कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अपना माई बाप मान रहे थे, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ये एक चैलेंज बना हुआ था। थैंक यू सर। ठीक है जी। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, इसको रिव्यू करिए। जो जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल होल हार्टेडली उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है जैसे पहली बार पहले क्लास में इस चैप्टर को समझाया गया था। तो उम्मीद करता हूं आप रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, और कोई क्वेरी होती है, डाउट होते हैं तो जरूर पूछेंगे, राइट? सर फिर लैंड सीलिंग की जगह गवर्नमेंट ने दूसरे सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर लैंड सीलिंग एक तरीके से फेल ही हो रहा था तो बाकी के सेक्टर्स में क्रिएट। बिल्कुल सही। दूसरे सेक्टर्स में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था शुरू में वो लैक कर रहा था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा था। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसमें एक साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार था। दिक्कत आ रही थी लैंड रिलेशंस में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इसको करेक्ट कर देंगे तो कम से कम ये चीज, एक जो मेजर सिनेरियो है, जो मेजर डिपेंडेंस है जहां पर जिस सेक्टर के अंदर लोगों का, अगर हम वो ठीक कर देंगे तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर इस पॉलिसी को लाए, क्योंकि बाकी सेक्टर में इनिशियल फ्रॉम द स्क्रैच एक एक चीज डेवलप करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा चेंज लाकर काम हो सकता था, इसीलिए लैंड सीलिंग लॉ को ज्यादा प्रेफर किया गया। ओके सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए। सर आप आज मेरे को 2-3 टॉपिक्स भेज देना वो प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ बेटा, आपके लेआउट्स तैयार कर रहा हूँ मैं, कुछ जैसे कहते हैं ना सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के, उसके लेआउट्स तैयार कर रहा हूँ।
थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ना सोचना पड़ता है क्या डाले, कैसे डाले, तैयार मतलब जो आप लिखोगे, जो आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, एक तरह से उसका पूरा सिनॉप्सिस मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओके सर, ऐसी ओके। हो जाता है, मैं डेफिनेटली, मेरे को जिन के अभी तो ऐसा भी नहीं है कि भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि जिन के व्हाट्सएप आए हैं सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना? जैसे ही तैयार हो जाता है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। ओके सर, थैंक यू। राइट, ओके जी, थैंक यू सर। ओके थैंक बेटा। यू सर।